हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 14 जो कि है लाइट, उसके बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर MN इन फ्रंट ऑफ हिम। MN एक मिरर दिया गया है और उसके कितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट खड़ा है और वो मैन खड़ा है 1 मीटर डिस्टेंस अवे खड़ा है। ही वांट्स टू सी द एंटायर वॉल ऑफ हाइट h इन मिरर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बिहाइंड द मैन। फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले समझ लीजिए। एक मिरर है, मिरर के 1 मीटर सामने एक मैन खड़ा है और उसके पीछे एक वॉल है। मिरर का हाइट कितना बड़ा होना चाहिए कि पूरे वॉल का इमेज उस आदमी को उस मिरर में दिखाई देगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट MN एक प्लेन मिरर है, उसके 1 मीटर डिस्टेंस में उसे हम लोगों ने X लिखा है। X डिस्टेंस में O मतलब ऑब्जेक्ट जो कि है वो मैन खड़ा है। अगर मिरर के 1 मीटर डिस्टेंस में आदमी खड़ा है तो इमेज फॉर्म कितने मीटर डिस्टेंस में होगा, ये तो हमें पता है कि इमेज भी मिरर के अंदर 1 मीटर बिहाइंड फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए मैन के पीछे एक वॉल है PQ, उसके बाद और उस वॉल का हाइट है H है उसका हाइट। उसके बाद हमें क्या करना है, वो MN जो कि है मिरर, उसका लेंथ और उसका साइज कितना बड़ा होगा कि हमें पूरे वॉल का इमेज दिखाई देगा। हमें फर्स्ट दिया गया है ये जो O और MN के डिस्टेंस है 1 मीटर, तो MN से O डैश है इमेज ऑफ द मैन, वो भी होगा 1 मीटर, ये दोनों होंगे सेम। उसके बाद क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि मैन और वॉल का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, जिसे कि हम लोगों ने Y लिखा है, तो Y इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस MN से वॉल तक कितना होगा 1 मीटर प्लस 5 मीटर जो कि है 6 मीटर। उसके बाद वी हैव टू फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर। MN का कितना साइज होगा हमें निकालना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हियर ट्रायंगल O'MN, देखिए इमेज और MN एंड O'PQ उसके पीछे वाला आर सिमिलर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर हैं तो दोनों के तीनों साइड भी इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से हमें जो साइड चाहिए मैंने वो लिखा है MN/H इक्वल्स टू X/2X प्लस Y। देखिए ट्रायंगल को सही से देखिएगा। उसके बाद MN इक्वल्स टू H ऑपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो HX/Y प्लस 2X दैट इज H का तो हाइट हमें नहीं दिया गया है, इंटू X का वैल्यू है 1 बाय Y का वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू H/5 प्लस 2 H/7। साइज ऑफ मिरर विल बी H/7, मतलब जितना भी हाइट होगा वॉल का दैट इज H मीटर और सेंटीमीटर जो भी, तो उसका बाय 7 मिरर का हाइट होना चाहिए, जबकि हमें उसका पूरा इमेज उस मिरर में दिखाई पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप लोग बस ट्रायंगल को अच्छे से कंसिडर कीजिएगा जो कि है O'MN छोटा सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू O'PQ बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को अच्छे से लिखिएगा, बाकी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
जो कि है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फिगर शोन हियर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें निकालना है। देखिए मिरर में इंसिडेंट रे आया है, 35 डिग्री लिखा गया है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, उसके बाद इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमें निकालना है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि है 35 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके एक कनकेव मिरर में गिर रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा। देखिए जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को वहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रहा है, इट विल रिटर्न बैक इन द सेम पाथ, वही सेम पाथ में रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर। यहाँ देखिए मिरर दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे ही गया है उसी पाथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस आया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आ रहा है, वापस भी उसी पाथ में जा रहा है, तो कोई एंगल ही नहीं फॉर्म कर रहा है, तो 0 एंगल, 0 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, if you keep red colored marbles in blue colored vase made of glass, then the color of red color marbles will appear as। If the light is made to fall on the blue vase made up of glass, then the vase will absorb all the color of light except its own color, that is blue। तो बोला क्या गया है, अगर ब्लू कलर का वास है, जब उसमें लाइट रे और इंसिडेंट रे फॉल होगा तो इट विल एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ब्लू कलर लाइट। उसके बाद सो द लाइट पासिंग थ्रू द वास विल ओनली कंटेन द ब्लू लाइट, तो बाकी सभी को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है और खाली ब्लू कलर रह जा रहा है तो वही पास करेगा वास के अंदर। उसके बाद नाउ इन द वास व्हेन रेड मार्बल्स आर प्लेस्ड द लाइट विच हैज ब्लू रेडिएशन विल फॉल ऑन द रेड मार्बल्स। बाकी सभी एब्जॉर्ब हो चुके हैं, प्लस ब्लू कलर का रेडिएशन बाकी है, तो वो जब रेड मार्बल्स के ऊपर गिरेगा द रेड मार्बल्स विल एब्जॉर्ब द ब्लू रेडिएशन। रेड कलर के जो मार्बल्स हैं वो लोग ब्लू रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हेंस द एमिटेड रेडिएशन विल बी ब्लैक ओनली बिकॉज ऑल द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड। देखिए वास के अंदर खाली ब्लू लाइट अंदर गया क्योंकि बाकी सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। अब जो ब्लू रेडिएशन था उससे भी रेड कलर मार्बल्स एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो बाकी क्या बचा, बस ब्लैक कलर बचा। तो hence the emitted radiation will be black only because all the radiations are absorbed. Our eyes see the color which is emitted and not the one which is absorbed. हमारे आँखों से हम लोग कौन से कलर को देखेंगे, जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसे तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, जो एमिटेड होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा हम उसे देख पाएंगे। Hence, the red marbles placed in a blue vase made up of glass will seems as black in color. तो black color अगर reflect हो रहा है, मतलब कोई color ही reflect नहीं हो रहा है, black अगर reflect हो रहा है तो हमारे आँखों को भी black ही color दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें देखना है। फर्स्ट,
स्टेटमेंट 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज। फर्स्ट जान लेते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज रेफर्स टू द इमेज विच फॉर्म्स व्हेन द लाइट रे अपीयर टू मीट एट ए डेफिनाइट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर पे इंसिडेंट रे गिरने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आता है वो एक डेफिनाइट पॉइंट पे जाके मीट करता है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दिया गया है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ए फोटोग्राफ ए वर्चुअल इमेज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि because any camera that is capable of photographing actual object is also capable of photographing real and virtual image। जो कैमरा एक ऑब्जेक्ट के इमेज को फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर पाता है वो वर्चुअल इमेज को भी फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर पाएगा। When we stand in front of a mirror and take a photograph, you will get a photograph of virtual image only। जब हम एक मिरर के सामने खड़े होके अपना सेल्फी और फोटो लेते हैं वो एक वर्चुअल इमेज ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, an image is said to be virtual if the reflected or the refracted rays are diverging in nature। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इन सेकेंड स्टेटमेंट दैट द इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट सही बोला गया है। अ वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जिंग लेंस और ए कन्वेक्स मिरर। एक वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? जब भी हम डाइवर्जिंग लेंस और कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं तब एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है। A virtual image is found by tracing real rays that emerge from a optical device backward to the point behind the lens or mirror where they appear to meet। एक virtual image कब form होता है? जब rays जाके backward डिवाइस और मिरर के बैकवर्ड में दे अपियर टू मीट देन द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस। बिकॉज द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द वर्चुअल इमेज नेवर कन्वर्ज, देयरफॉर ए वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन। बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 1 इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि according to Snell's law of refraction, when a ray of light travels from rarer medium that is air to the denser medium that is water, it bends towards the normal। जब भी लाइट का रे एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है। अगर हम वाटर और एयर में कंपेयर करेंगे तो वाटर थोड़ा डेंसर मीडियम है एयर से, इसीलिए जब एयर से वाटर की तरफ लाइट रेज आते हैं तो दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर इट स्पीड इंक्रीजेस, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑन एंटरिंग ए डेंसर मीडियम दैट इज वाटर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस ओबियसली। रेयरर मीडियम में स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा एंड डेंसर में धीरे से स्पीड कम हो जाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, an object approach a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed of 5 meter per second inverse and stop at the focus। The image is, एक ऑब्जेक्ट अप्रोच होता है कन्वर्जेंट लेंस की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है और वो स्टॉप कहाँ पे होता है? एट द फोकस। तो इमेज का क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं।
When an object approach a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed that is 5 meter per second, the image moves away from the lens with a non-uniform acceleration. Image क्या होगा? It will move away from the lens with a non-uniform acceleration. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला दैट इज एफ इक्वल्स टू 20 मीटर दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और f है फोकस। तो ऑप्शंस को हम अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को दिखाया है दैट अगर एफ दिया गया होगा 20 मीटर, यू जो कि है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने अलग अलग डिस्टेंस में लिया है जैसे कि 50, 45, 40 एट्सेट्रा, देन वी गेट v इज इक्वल्स टू 33.3 मीटर, 36 मीटर, 40 मीटर एंड 46.7 meter respectively. Clearly, the image moves away from the lens with a non-uniform acceleration. कोई यूनिफॉर्म एसिलेरेशन से वो नहीं मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन से मूव कर रहा है। और ये लेंस फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा एक बार, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है वो सब कुछ माइनस में लिया है क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में इट इज़ बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे है। हम लोग लेंस के पीछे को नेगेटिव और लेंस के आगे को पॉजिटिव लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए डार्क नाइट यू हैव ओनली वन लाइट सोर्स इन योर रूम but you have two mirrors, one is concave and another is convex. Which mirror will you use to make the room lighted? इनमें से कौन से मिरर को हम यूज़ करना चाहेंगे रूम को और लाइटेड करने के लिए? In a dark room, when you have only one light source in your room but you have two mirror, concave and convex, then we can use either concave और convex डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द सोर्स। कहाँ पे वो मिरर और कहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है उसी को देखते हुए हम लोग दोनों तरह के मिरर को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, in the given figure two mirror P and Q are situated at the angle of 60 डिग्री। देखिए दोनों मिरर एक दूसरे के साथ जॉइन है, किस एंगल पे जॉइन है? 60 डिग्री with each other and a ray of light is incident on mirror P at an angle 55 डिग्री। एंगल मिरर P पे एक इंसिडेंट रे आ रहा है एंगल 55 पे। What is the value of angle A between incident and reflected ray if the ray again reflected by the mirror Q? तो हमें एंगल A निकालना है जो कि उस वो रे P पे गिर के और एक बार Q मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। At which ray of light is incident on the mirror equals to 55 डिग्री? एंगल ऑफ इंसिडेंट है 55 डिग्री। I इज इक्वल्स टू इंसिडेंट रे कितना होगा? 90 माइनस 55 दैट इज 35I और I जितना होगा R भी उतना होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद एंगल B कितना आएगा? 180 से इन तीनों को ऐड करके हम लोग माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 125 डिग्री दैट इज 55 डिग्री। उसके बाद एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया गया है दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। उसके बाद एंगल A कितना होगा? एंगल A होगा 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री। देखिए 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस 65 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल होल एंगल ए पूछा है, अगर हाफ पूछा होता तो खाली 90 माइनस 65 होता, इसीलिए 2 टाइम्स 2 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट लाइट चैप्टर का ख़त्म हो चुका है।
तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।